हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सॉरी जेके एसएसबी एस्पिरेंट्स। यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आप समझ गए होंगे मैं क्यों बोल रहा हूं आपको। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, अच्छी बात है। अगर मैं आपको यूपीएससी एस्पिरेंट्स करके संबोधित कर रहा हूं तो ये तो अच्छी बात है। बट आज मुझे लग रहा था कि मैं आपको संबोधित करूं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तरह। खुद भी यूपीएससी एस्पिरेंट बन रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि आज आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट बने होंगे। क्यों बने होंगे तो आपने आज का क्वेश्चन पेपर देख लिया होगा जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का। वो ऐसा लग रहा था जब मैं और मेरी टीम मिलकर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही थी, तो वो ऐसा लग रहा था कि हम जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जेके एसएसबी का एग्जाम पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, हम किसी बड़े यूपीएससी लेवल का एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि मुझे तो ये एक्सपेक्टेड था ही कि ये इस तरह का क्वेश्चन पेपर डालने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर क्यों था एक्सपेक्टेड, आपको ऐसा क्यों आप बोल रहे हो। देखो, पिछले महीने जो वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो पेपर हुआ था उसमें भी आपने देखा था कि उनका जो लेवल था वो कितना टफ था। और मुझे ये पक्का यकीन था, 110% ये मुझे यकीन था कि वो इस एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ कारनामा करने वाले हैं, और उन्होंने कर भी दिया। ठीक। अब जब ये लोग इस तरह से क्वेश्चन पेपर सेटिंग कर रहे हैं, तो हमको भी अपना लेवल अब क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। इससे आपकी ही तैयारी अच्छी होगी, आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। बट मैं फिर से ये कह दूं कि बड़े सारे एस्पिरेंट जो हैं वो इस समय अपना उनका दिल टूट चुका है क्वेश्चन पेपर देखकर। बट हमको हिम्मत नहीं हारनी है ना। कोई बड़ा पत्थर होता है तो उसको हम एक बार में थोड़े ना हथौड़ा मार के तोड़ देते हैं, बहुत सारे हथौड़े उस पर मारने पड़ते हैं। हालांकि अब जो है कई लोग बोल रहे होंगे कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। भाई, वाइल्ड लाइफ गार्ड का अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होता तो आपको ये पक्का लग गया होता पता कि भाई इन्होंने कुछ ऐसा ही करना है, और ये ऐसा ही कर गए। एनीवेज, अब जब क्वेश्चन पेपर हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, तो चलते हैं हम भी एनालिसिस करते हैं। बाकी भी एनालिसिस कर रहे होंगे। हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एनालिसिस देखते हैं बाद में। हम पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश और जीएस, ठीक है, कंप्यूटर्स, इनको हम सॉल्व करें। क्योंकि इंग्लिश, जीएस और कंप्यूटर जो है वो लेवल काफी क्या था, टफ था। तो हम देखते हैं अब क्या होगा। क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो मुझे नहीं लगता कि आपको टफ लगा होगा। जो टफ लगा होगा वो थोड़ा बहुत हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं हम इंग्लिश के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन इंग्लिश का। द सेनेटर्स एपोलॉजी वॉज वाइडली व्यूड एज टू लिटल टू लेट। सेनेटर की जो माफी है उसको देखा गया टू लिटल टू लेट। आफ्टर मंथ्स ऑफ पब्लिक आउटरेज, सीनेटर ने अपॉलॉजी तो दी है लोगों के गुस्से के बाद, बट वो जो अपॉलॉजी है वो बहुत कम और बहुत लेट दी। इसमें जो ईडियम है टू लिटल और टू लेट, मोस्ट प्रिसाइजली कन्वेज दैट द अपॉलॉजी। यहां पर जो ईडियम टू लिटल टू लेट यूज किया गया है वो अपॉलॉजी को किस तरह से बता रहा होगा। ऑप्शन ए, दिस एपोलॉजी वॉज इनसिंसियर एंड स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेटेड। ऐसा नहीं हो सकता। टू लिटल टू लेट में यहां पर इनसिंसियर और स्ट्रेटेजिकली कैलकुलेटेड का मतलब ही नहीं बनता। दूसरा ऑप्शन, फेल्ड टू एड्रेस द फुल एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोवर्सी। सीनेटर ने अपॉलॉजी तो दी है, बट वो क्या है, बता नहीं पाया है। फेल टू एड्रेस द फुल एक्सटेंट ऑफ द कंट्रोवर्सी, वो बता नहीं पाया है कि वो किस तरह से क्या कर रहा है, पूरी बात अपनी कवर नहीं कर पाया है। हाँ, ये भी मुझे लग रहा है यहां थोड़ा बहुत हो सकता है। तीसरा, दिस apology was inadequate in both substance and timing to be effective। यहां पर बोला गया है ये जो apology है was inadequate, बहुत कम है, ठीक है जी, मान लिया, और टाइमिंग भी इसकी अब इफेक्टिव नहीं है। तो यहां पर टू लिटल, यहां टू लेट किसकी बात कर रहा है, मुझे तो लग रहा है टाइमिंग की बात कर रहा है। तो यहां पर मुझे ये ऑप्शन बेहतर लग रहा है, ऑप्शन बी से। ठीक है, देखते हैं आंसर की में क्या होगा, जबकि मुझे ये ऑप्शन लग रहा है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कमिटीज प्रपोजल दो एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूं, एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, महत्वाकांक्षी। किसी चीज को अचीव करने की बहुत ज्यादा इच्छा रखना। एम्बिशियस का मतलब यहां पर क्या है, किसी चीज को अचीव करने की बहुत ज्यादा इच्छा रखना। ठीक है, एम्बिशियस का मतलब क्या है, किसी चीज को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा रखना। द कमिटीज प्रपोजल थ्रू एम्बिशियस, कमिटी का प्रपोजल एम्बिशियस तो है बट उसको डिसमिस कर दिया गया एज ए ब्रिज टू फॉर बाय सीनियर ऑफिशियल्स।
तो यहां पर जो इडियम अ ब्रिज टू फॉर है, ये इसका मतलब यहां पर क्या हो सकता है? अ ब्रिज टू फॉर, कमेटी का प्रपोजल एम्बिशियस तो है, महत्वाकांक्षी तो है, बट किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा की जा रही है, उसको डिसमिस कर दिया जाता है और यहां पर इडियम का यूज किया है अ ब्रिज टू फॉर। इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस तरीके से बात हो रही है कि आपका जो प्लान है वो ज्यादा एम्बिशियस है, बट वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अ ब्रिज टू फॉर का मतलब क्या है? प्लान तो एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, बट वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या सही हो सकता है। पोरली स्ट्रक्चर्ड एंड लैकिंग प्रैक्टिकल डिटेल, ये तो नहीं हो सकता। कंसेप्चुअली साउंड बट पॉलिटिकली अनपॉपुलर, पॉलिटिकल का कोई मतलब नहीं। एक्सेसिवली एम्बिशियस, मैंने बताया ना एम्बिशियस का मतलब क्या है, किसी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छा रखना। एक्सेसिवली एम्बिशियस बियॉन्ड व्हाट वाज फीजेबल और एक्सेप्टेबल, ये मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है और ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर, ये इंग्लिश का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। तीसरे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है द स्कॉलर वॉज नोन फॉर हिज परसिपिकेशियस एनालिसिस। परसिपिकेशियस, परसिपिकेशियस का मतलब क्या है? परसिपिकेशियस का मतलब होता है बहुत दिमाग वाला। परसिपिकेशियस का मतलब यहां पर क्या है? बहुत तेज दिमाग वाला। क्या मतलब होता है? बहुत तेज दिमाग वाला, बहुत तेज दिमाग वाला बंदा, बहुत तेज दिमाग वाला बंदा। परसिपिकेशियस का मतलब यहां पर क्या है? बहुत तेज दिमाग वाला बंदा। द स्कॉलर वॉज नोन फॉर हिज परसिपिकेशियस एनालिसिस, ठीक है, वो बहुत दिमाग लगाकर उसने एनालिसिस किया, तो सारे जानते हैं, ठीक है, जितने भी कंप्लेक्स फिलोसॉफिकल टेक्स्ट हैं वो बहुत तेज दिमाग करके, बहुत तेज दिमाग है उसका, वो उनको क्या करता है? एनालाइज करता है। यहां पर पूछा है विच ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट सिनोनियम ऑफ परसिपिकेशियस, परसिपिकेशियस से मिलता जुलता वर्ड क्या है? तो ऑप्शंस हमारे पास 4 दिए गए हैं, हम सारे ऑप्शंस को एक एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है मेथोडिकल। मेथोडिकल का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से। मेथोडिकल मतलब क्या हो गया? सिस्टमैटिक, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। मैं बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में लिख रहा हूं, सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है जी। उसके बाद डी ऑप्शन जो दिया है वो दिया है सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है बहुत ही कॉशियस, कॉशियस वे में, ध्यानपूर्वक, बहुत ही कॉशियस, ठीक है जी। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है? मेटिकुलस का मतलब होता है डिटेल्ड वे में, इन डिटेल्ड वे, इन डिटेल्ड वे, बहुत ही डिटेल्ड वे में। तो परसिपिक्वेशियस मैंने बोला बहुत तेज दिमाग वाला, तो इसका जो मिलता जुलता वर्ड मेथोडिकल तो हो नहीं सकता। मेथोडिकल का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से, मेटिकुलस का मतलब होता है डिटेल्ड वे में, और सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है बहुत ही कॉशियस, ध्यानपूर्वक। तो मुझे यहां पर इसका एस्ट्यूट ही मतलब सही लग रहा था, तो एस्ट्यूट यहां पर क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एडिटर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा है द एडिटर क्रिटिसाइज द आर्टिकल फॉर इट्स प्रोलिक्स ट्रीटमेंट। एडिटर ने क्रिटिसाइज किया है प्रोलिक्स ट्रीट, फॉर इट्स प्रोलिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन अदरवाइज सिंपल टॉपिक। एक सिंपल टॉपिक है और यहां पर प्रोलिक्स का मतलब होता है जब सिंपल टॉपिक को, सिंपल टॉपिक को बहुत सारे वर्ड्स में लिखना, सिंपल टॉपिक को बहुत सारे वर्ड्स में लिखना। प्रोलिक्स का मतलब क्या है? एक सिंपल टॉपिक को बहुत ज्यादा लंबी और वर्डली तरीके से लिखना। सिंपल टॉपिक को बहुत सारे वर्ड्स से लिखना, सिंपल टॉपिक को बहुत सारे वर्ड्स यूज करके लिखना। प्रोलिक्स का मतलब होता है सिंपल टॉपिक को बहुत सारे वर्ड से लिखना, वर्डली लिखना, ठीक है ना, उसको कंप्लेक्स करना, ठीक, जो सिंपल टॉपिक है उसको भी खींचना, वो होता है प्रोलिक्स का मतलब। विच वर्ड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ प्रोलिक्स? तो प्रोलिक्स का क्या पूछा है? सिनोनियम पूछा है, मिलता जुलता वर्ड पूछा है। तो ऑप्शन हमारे सामने ये है। सबसे पहले दिया है डिस्कर्सिव। डिस्कर्सिव का मतलब क्या होता है? टॉपिक से भटकना, टॉपिक से भटकना, तो ये हो नहीं सकता। टॉपिक से भटकना है ना, आउट ऑफ द टॉपिक, तो ये तो हो नहीं सकता डिस्कर्सिव, ठीक है ना। प्रोलिक्स का मतलब क्या है? सिंपल, बहुत सारे वर्ड्स में लिखना, ठीक है। उसके बाद लिखा है डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है स्कैटर्ड, तो स्कैटर्ड यहां पर तो मतलब फिट नहीं बैठ रहा, ठीक है। उसके बाद लिखा है रिडंडेंट। रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है रिपीट करना, क्या करना?
रिपीट करना, रिपीट करना। तो यहां पर प्रोलिक्स है, सिंपल वर्ड्स को वर्डली तरीके से लिखना, खींचना। तो यहां पर मुझे ना इसका सिनोनियम डिस्कर्सिव लग रहा है, ना रिडंडेंट लग रहा है, ना डिफ्यूज लग रहा है, तो मुझे लग रहा है वर्बोस। वर्बोस इसका क्या है, सही आंसर होने वाला है। तो वर्बोस का मतलब क्या होता है, ज्यादा बोलने वाला। वर्बोस का मतलब यहां पर मुझे जो लग रहा है वो होता है ज्यादा बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हर आर्ग्यूमेंट वॉज प्रेज्ड फॉर बीइंग कोहेरेंट एंड लॉजिकल कंपेलिंग। उसके जो आर्ग्यूमेंट था, दलील था, उसको प्रेज की गई, उसको सराहा गया। क्यों? क्योंकि वो क्या था, कोगेंट, कोजेंट बोलो, कोहेंट बोलो। तो कोहेंट का मतलब यहां पर क्या है, कोगेंट का मतलब है आर्ग्यूमेंट जो क्लियर और लॉजिकल हो, क्लियर एंड लॉजिकल, क्लियर एंड लॉजिकल। कोगेंट का मतलब क्या है, क्लियर एंड लॉजिकल। ठीक है। विच ऑप्शन इज द बेस्ट एंटोनियम ऑफ कोगेंट? कोगेंट का एंटोनियम, एंटोनियम हमको बताना है। कोगेंट का मतलब इसका अपोजिट वर्ड हमको बताना है। तो यहां पर जो अपोजिट वर्ड हमको बताना है वो हम देखते हैं। तो यहां पर देखो, स्पीशियस ऑप्शन दिया है, दिखता अच्छा है लेकिन है गलत। स्पीशियस का मतलब क्या है, ऐसी बात जो देखने में सही है पर होती गलत है। ऐसी बात, ऐसी बात जो देखने में सही है, देखने में सही है पर होती गलत है। ठीक है, गलत है। ऐसी बात जो देखने में सही है पर होती गलत है। कोगेंट क्या है, क्लियर और लॉजिकल, बात में दम है और लॉजिक है। ऐसी बात जो देखने में सही है पर होती गलत है, मतलब ये भ्रम है। स्पीशियस, स्पीशियस का मतलब यहां पर क्या है, भ्रम। ठीक है। दूसरा है टेंटेटिव। टेंटेटिव का मतलब यहां पर क्या है, हेसिटेंट। टेंटेटिव का मतलब क्या हो गया, हेसिस्टेंट, एच, हेसिस्टेंट, हेसिटेंट। ठीक है। यहां पर एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एम्बिगियस का मतलब होता है अनक्लियर, अनक्लियर। और सुपरफिशियल हम बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर से बात कर ली भाई, सुपरफिशियली बात मत कर, ऊपर ऊपर से बात मत कर, ऊपर ऊपर से बात। ठीक है। तो यहां पर मुझे कोवेंट का मतलब है क्लियर एंड लॉजिकल। तो इसमें मुझे दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, या तो सुपरफिशियल होगा या तो स्पीशियस होगा, पर मैं स्पीशियस की तरफ जाऊंगा। स्पीशियस इसका क्या हो सकता है, अपोजिट वर्ड हो सकता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन। The professor was admired for his equanimous response to harsh criticism. Which word is the most precise antonym of equanimous? हमको यहां पर वर्ड का अपोजिट वर्ड पूछा है, किसका अपोजिट वर्ड पूछा है, इक्विनिमस का। तो सबसे पहले तो आपको इक्विनिमस का मतलब होना चाहिए। इक्विनिमस का मतलब होता है बहुत ही शांत, बहुत शांत, बहुत शांत। जो बंदा क्या हो, बहुत शांत हो, वो है इक्विनिमस। द प्रोफेसर वॉज एडमायर्ड फॉर हिज इक्विनिमस रिस्पॉन्स टू हार्श क्रिटिसिज्म। प्रोफेसर की तारीफ की गई कि उसने अपने हार्श क्रिटिसिज्म को बहुत शांतिपूर्वक तरीके से सुना। विच वर्ड इज द मोस्ट प्रिसाइज एंटोनियम ऑफ इक्विनिमस? इसका जो अपोजिट, मोस्टली प्रिसाइज जो एंटोनियम इक्विनिमस का, वो क्या हो सकता है? तो इनडिफरेंट, इंपल्सिव, बेलिग्रेंट या वोलाटाइल। तो यहां पर हम वर्ड्स को समझते हैं। इनडिफरेंट का मतलब होता है फर्क ना पड़ना। इनडिफरेंट का मतलब क्या हो गया, फर्क ना पड़ना, फर्क ना पड़ना। तो ये तो हो नहीं सकता, मुझे नहीं लगता इनडिफरेंट होगा। क्या आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सी है इंपल्सिव। इंपल्सिव का मतलब क्या है, जल्दी जल्दी डिसीजन लेना, जल्दी डिसीजन लेना। इंपल्सिव का मतलब क्या हो गया, जल्दी डिसीजन लेना। तो इक्वानिमस का मतलब क्या है, बहुत शांत। तो ये भी नहीं हो सकता इंपल्सिव एंटोनियम, जल्दी डिसीजन लेना एंटोनियम तो हो नहीं सकता यार, बहुत शांत, जल्दी डिसीजन लेना। बेलिग्रेंट, बेलिग्रेंट का मतलब क्या है, बेलिग्रेंट का मतलब होता है अग्रेसिव। बेलिग्रेंट का मतलब क्या है, अग्रेसिव, अग्रेसिव हो सकता है। चलो, वोलाटाइल लिख लेते हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या है, वोलाटाइल का मतलब है जल्दी गुस्सा करने वाला, जल्दी गुस्सा। वोलाटाइल यहां पर क्या है, जल्दी गुस्सा। तो ये इक्वानिमस, इक्वानिमस, इक्विनोमस नहीं है, इक्वानिमस है। इक्वानिमस का मतलब हो गया बहुत शांत। तो यहां पर मुझे लग रहा है वोलाटाइल, वोलाटाइल क्या होता है, जल्दी गुस्सा करने वाला। ये इसका क्या है, अपोजिट वर्ड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली
punctuates the sentence. Choose the option that correctly punctuate the sentence. Punctuate the sentence. Choose the option that correctly punctuate the sentence. इसमें से सही ऑप्शन चुनो जो सेंटेंस को सही तरीके से पंक्चुएट करता हो। ठीक है, तो यहां पर है द प्रपोजल विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक हाउएवर। हाउएवर के आगे भी कॉमा आता है और हाउएवर के पीछे भी कॉमा आता है और आगे भी कॉमा आता है। तो मुझे ये ऑप्शन में दिख नहीं रहा, यहां पर हाउएवर के यहां पर आगे कॉमा नहीं दिख रहा, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये मुझे ठीक लग रहा है, बट यहां पर कुछ गड़बड़ है। अगर आप देखो द प्रपोजल विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक, तो यहां पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो यहां पर मुझे लग रहा है द प्रपोजल विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक हाउएवर रिक्वायर्स फर्दर रिवीजन। द प्रपोजल विच वॉज सबमिटेड लास्ट वीक हाउएवर, इसका ऑप्शन डी हो सकता है। पंक्चुएशन भाई आपको पढ़नी थी। अब यहां पर तो हम इतना ज्यादा डिस्कस कर ही नहीं सकते, तो आपको देखना है कि क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, हाउएवर के आगे भी कॉमा, हाउएवर के आगे भी कॉमा लगता है, हाउएवर के पीछे भी कॉमा लगता है। और यहां पर विच के आगे कॉमा लगना था, विच के आगे कॉमा लगना था, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन मेरे को क्या लग रहा है, सही लग रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज इन द सेंटेंस बिलो। हमको टाइप ऑफ क्लॉज बताना है इस सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है, व्हाट द कमिटी डिसाइडेड सरप्राइज्ड एवरीवन प्रेजेंट। जो भी कमिटी ने डिसाइड किया है, जो जितने भी लोग वहां प्रेजेंट थे सारे क्या हो गए, सरप्राइज हो गए। जो क्लॉज दी है हमको पहचानने के लिए, व्हाट द कमिटी डिसाइड, तो ये नाउन क्लास, तो भाई नाउन क्लास है। व्हाट द कमिटी डिसाइड, यहां पर क्या क्वेश्चन मार्क है, क्या की क्या का क्या आ रहा है आपको यहां पर। व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या, क्या की सेंस आ रही है, तो ये क्या है, नाउन क्लास होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नाउन क्लास फंक्शनिंग एज द सब्जेक्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इन विच सेंटेंस इज द वर्ड बैंक यूज्ड एज होमोनियम व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स यूज इन द सेंटेंस बिलो। तो सबसे पहले तो हमको होमोनियम के बारे में पता होना चाहिए। होमोनियम का मतलब होता है सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग। होमोनियम का मतलब क्या होता है, वर्ड तो सेम है, सेम वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग। वर्ड सेम है बट मीनिंग क्या होना चाहिए, डिफरेंट। सेम वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग। तो होमोनियम का मतलब क्या है, पढ़ा होगा आपने भाई, सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग, वर्ड सेम मीनिंग डिफरेंट। शी डिपॉजिटेड द चेक इन द बैंक। चेक इन द बैंक, बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक क्या दिख रहा है आपको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिख रहा है, हाँ ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, ही वर्क्स एट मल्टीनेशनल बैंक इन द सिटी। तो यहां पर बैंक की बात हो रही है, बैंक, तो बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो यहां पर मीनिंग क्या है, सेम है, सेम है मीनिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। बैंक अप्रूव द लोन आफ्टर ए डिटेल्ड व्यू, यहां पर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहां पर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो ये भी गलत होगा। द पायलट हैड टू बैंक द एयरक्राफ्ट, बैंक मतलब यहां पर वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द बैंक, ये बैंक जो है ये सही है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, द चिल्ड्रन प्लेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर आफ्टर स्कूल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा भाई। आपको पढ़ना है तो जब पढ़ लोगे आपको, तो आपने पढ़ा भी होगा भाई, इंग्लिश जहां से भी पढ़ रहे हो वहां देखो क्या चीजें चल रही हैं। ठीक है, चूज द सेंटेंस इन विच द करेक्ट होमोफोन हैज बीन यूज्ड। इनमें से आपको ऐसा एक सेंटेंस चुनना है जिसमें करेक्ट होमोफोन का यूज किया है। होमोफोन क्या हो गए, ऐसे वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं लेकिन उनका स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है। होमोफोन का मतलब क्या हो गया, ऐसे वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं लेकिन उनका स्पेलिंग और मीनिंग अलग होता है। ऐसे वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं, ऐसे वर्ड्स जो सेम साउंड करते हैं, ऐसे वर्ड जो सेम साउंड करते हैं बट उनका, उनके स्पेलिंग और मीनिंग अलग होते हैं। उनके स्पेलिंग और मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा, होमोफोन का मतलब क्या है, ऐसे वर्ड जो सेम साउंड करते हैं बट उनके स्पेलिंग और मीनिंग क्या है, अलग होते हैं। तो हमको यहां पर करेक्ट होमोफोन देखना है कहां पर सही यूज हुआ है। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शंस। द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बेयर, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो यहां पर लिखा गया है बेयर, बेयर बेयर बेयर, बेयर के स्पेलिंग यहां पर गलत है भाई।
ये बेयर तो नंगा हो गया ना, यहां पर बेयर जो है, ये जो वर्ड बेयर है ये तो हो गया खाली, है ना। बेयर हैंड्स हम बोलते हैं, बेयर हैंड्स जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, खाली हाथ, नंगे हाथ। तो यहां पर बेयर का मतलब तो सेट बैठ ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है। शी डिसाइडेड टू कंप्लीमेंट, तो यहां पर कंप्लीमेंट के स्पेलिंग ही गलत लिखे भाई। एक होता है कंप्लीमेंट और एक होता है COMPLEMENT, कंप्लीमेंट। एक होता है COMPLIMENT और दूसरा होता है COMPLEMENT। तो ये वर्ड भी स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत लिखा है भाई यहां पर भी, तो ये मतलब नहीं हो सकता इसका। द हाइकर्स वर एडवाइज टू पॉज, पॉज नहीं होना था भाई, पॉज नहीं होना था। एक होता है पॉज, इसको भी पास बोलते हैं, इसको भी हम कभी कभी पास बोल लेते हैं, बट यहां पर तो ये पॉज लिखा है, तो ये गलत होना था, ये सही होना था। ही कुड नॉट साइट ए सिंगल एग्जाम्पल, ये बिल्कुल सही है भाई। ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स जो साउंड क्या है, जो सेम साउंड करते हैं बट उनके स्पेलिंग और मीनिंग क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कुड नॉट साइट अ सिंगल एग्जाम्पल टू सपोर्ट हिज क्लेम, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, कहां गया क्वेश्चन। हाँ, चूज द सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 ही है। चलो जी, चूज द सेंटेंस इन विच द प्रोनाउन यूसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। चूज द सेंटेंस इन विच द प्रोनाउन यूसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। एक बार मैं फोन ले लेता हूं, आप इसको जरा ट्राई करो। हेलो, मैं अभी पढ़ा रहा हूं उस पे, यूट्यूब पे, टाइम लगेगा। ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस इन विच द प्रोनाउन यूसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। प्रोनाउन यूसेज जो गलत ग्रामेटिक, इसमें बताया गया है कहां पर प्रोनाउन का यूसेज सही किया है। पहला सेंटेंस देखते हैं, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट मस्ट सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट, ईच यहां पर सिंगुलर है भाई, ईच यहां पर सिंगुलर है, तो यहां पर मस्ट सबमिट देयर नहीं आना चाहिए था। ठीक है ना, यहां देयर नहीं आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। ईच सिंगुलर है तो देयर कैसे आ गया, वो तो प्लूरल क्यों लिखा है, तो गलत होगा। दूसरा, नाइदर ऑफ द प्रपोजल्स अचीव देयर, तो नाइदर जो है ये भी सिंगुलर है, नाइदर भी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही आना चाहिए था, तो ये भी गलत है। एवरी एप्लीकेंट शुड ब्रिंग हिज और हर आइडेंटिफिकेशन फॉर वेरिफिकेशन, तो यहां पर देखो सी ऑप्शन क्या सही हो सकता है, आपने किस पे टिक लगाया है, जरूर कमेंट करना। every applicant should bring, every applicant should bring his और her identification for verification, तो यहां पर जो every है वो सिंगुलर है, every applicant लिखा है तो ये भी क्या है, सिंगुलर है भाई, ये भी सिंगुलर है, और his और her भी क्या है, सिंगुलर है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। और जो डी है, द कमिटी रीच देयर डिसीजन आफ्टर प्रोलॉन्ग डेलिब्रेशन, तो ये डी वाला ऑप्शन मुझे क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। कमिटी कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, कमिटी क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन, कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और ये क्या है, सिंगुलर होता है, और ये सिंगुलर है तो देयर नहीं आना था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका जो सही जवाब है वो है 11 का, जो सही जवाब है 11 का, इसका है सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। सी ऑप्शन इज, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ क्लियर एंड यूनेम्बिगियस प्रोनाउन रेफरेंस। अब यहां पर लिखा है यूनेम्बिगियस प्रोनाउन रेफरेंस, यूनेम्बिगियस, तो यहां पर देखो यूनेम्बिगियस प्रोनाउन रेफरेंस। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ क्लियर एंड यूनेम्बिगियस प्रोनाउन रेफरेंस। प्रोनाउन रेफरेंस, प्रोनाउन मतलब ही शी, ठीक है ना, ही शी किसके लिए, दैट दे किसके लिए यूज हुआ है वो हमने देखना है।
तो जहां पर हमको सही से पता लग रहा होगा कि ही और शी किसके लिए, दैट दे किसके लिए, ही शी दे। प्रोनाउन मतलब यहां पर हमने देखना है ही शी दे ये किस किस के लिए यहां पर सही जगह पर यूज हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमको ये यहां पर देखना पड़ेगा। अगर हम नहीं देखेंगे तो यहां गड़बड़ हो सकती है। आपने ये क्वेश्चन किया भी होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ही शी इट दे का यूज कहां कहां हुआ होगा, ही शी इट भी कर लो। प्रोनाउन की बात हो रही है ना बच्चों, किसकी बात हो रही है, प्रोनाउन की बात हो रही है। तो प्रोनाउन की बात हो रही है तो हम क्या देखेंगे, ही शी इट दे सही यूज हुआ है कि नहीं, देखते हैं। पहला ऑप्शन, व्हेन सारा मेट लीना शी वॉज ऑलरेडी अपसेट। जब सारा लीना से मिली तो शी वॉज ऑलरेडी अपसेट। अब हमें ये नहीं पता लग रहा शी सारा के लिए है या शी लीना के लिए है, तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, यहां पर कंफ्यूजन है। हम नहीं बता पा रहे शी किसके लिए यूज हुआ है, तो ये गलत होगा। दूसरा, द स्टूडेंट्स इन्फॉर्म द टीचर दैट दे वुड सबमिट द प्रोजेक्ट लेट। द स्टूडेंट्स इन्फॉर्म द टीचर दैट दे वुड। अब दे वुड, दे किसके लिए यूज हुआ भाई, यहां पर स्टूडेंट के लिए हुआ है या टीचर के लिए हुआ है, सच्ची सच्ची बताना, कसम लगे आपको नहीं पता लग रहा ना। द स्टूडेंट्स इन्फॉर्म द टीचर दैट दे वुड सबमिट द प्रोजेक्ट लेट, दे किसके लिए यूज हुआ है यहां पर, दे यहां पर आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स के लिए हुआ है या टीचर के लिए हुआ है, नहीं पता लग रहा सर, कंफ्यूजन है, ये भी गलत है। तीसरा, राहुल टोल्ड अमित दैट ही हैड वॉन द स्कॉलरशिप। राहुल टोल्ड अमित दैट ही हैड वॉन द स्कॉलरशिप, तो ही किसके लिए यूज कर रहे हो भाई यहां पर, ही हैड वॉन द, राहुल टोल्ड अमित दैट ही हैड। अब ही राहुल के साथ भी हो सकता है, अमित के साथ भी हो सकता है, हमें तो पता नहीं किसके साथ यूज हुआ है, तो ना हमें इसके बारे में राहुल के साथ लग रहा ही ना अमित के साथ लग रहा, तो कंफ्यूजन है, तो ये भी गलत है। आफ्टर द, तो भाई जो बच गया वो सही होगा। आफ्टर द रिपोर्ट वॉज रिवाइज इट वॉज क्रिटिसाइज बाय द एडिटर, यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा, 13th क्वेश्चन, चूज द सेंटेंस। 13th क्वेश्चन देखो, यहां लिखा है चूज द सेंटेंस इन विच द यूज ऑफ आर्टिकल्स इज ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट। हमने आर्टिकल्स का यूज देखना है कि कहां पर सही हुआ है और कहां पर सही हुआ है, गलत देखना नहीं है, कहां पर सही हुआ है। पहला ऑप्शन, शी इज अ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट, शी इज अ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट किससे शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, तो वॉवल साउंड है बच्चों। अगर वॉवल साउंड है तो ए थोड़े ना लगता है, एन लगना था, तो यहां पर तो ए लिखा है, ये तो पहले ही गलत हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा, ही वॉज अपॉइंटेड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साथ यहां पर द लगाने की जरूरत नहीं थी, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये तो आपने पढ़ा ही है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिखा है तो यहां पर क्या करना होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिखा है तो किसी भी पोस्ट या पोजीशन से पहले द लगाने की हमें जरूरत नहीं होती। तीसरा, an honest administrator is essential for a effective governance। तो यहां पर अगर आप देखोगे, an honest administrator, effective governance and honest administration is essential for a effective governance. The committee reached an unanimous decision after the long discussion। एन ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एन तो सही लगा है इसके साथ भाई, ये तो सही है। एन ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव गवर्नेंस, यहां एन लगना चाहिए था, ये क्या हो गया। द कमिटी रीच्ड अ यूनानिमस डिसीजन आफ्टर द लॉन्ग डिस्कशन, तो यहां पर देखो आपने कौन सा ऑप्शन सही लगाया है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने क्या लगाया है, एन ऑनेस्ट तो ठीक है, तो यहां पर द कमिटी रीच्ड अ यूनानिमस डिसीजन आफ्टर द लॉन्ग डिस्कशन, यहां पर जो आफ्टर द जो लगा है भाई वो तो मुझे ये वाला सही लग रहा है। एन ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इज एसेंशियल फॉर अ इफेक्टिव, he was appointed the head of department, तो सी ऑप्शन मुझे यहां पर क्या लग रहा है, सही लग रहा है। देखते हैं क्वेश्चन में आपके सामने ही भाई इसको करने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं हमसे कितने सॉल्व होते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ लॉजिकल डिडक्शन अबाउट अ पास्ट इवेंट। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ लॉजिकल डिडक्शन अबाउट अ पास्ट इवेंट, जो हमें हमें ऐसा ऑप्शन बताना है जो पास्ट इवेंट के बारे में बता रहा है। शी मे फिनिश द एक्सपेरिमेंट बिफोर द डेडलाइन, मे फिनिश पास्ट के बारे में थोड़ा ना बता रहा है, ये तो फ्यूचर की अप्रोच बता रहा है कि बाद में वो कर सकती है, तो गलत।
ही शुड हैव इन्फॉर्म द कमिटी अर्लियर, ही शुड हैव इन्फॉर्म द कमिटी अर्लियर, क्या ये सही है? ही शुड हैव इन्फॉर्म, बताना चाहिए था। ही शुड हैव इन्फॉर्म द कमिटी, उसको बताना चाहिए था, हैव इन्फॉर्म बताना चाहिए था, तो पास्ट की कोई बात नहीं हो रही। दे मस्ट हैव ओवरलुक्ड द क्रूशियल डाटा, तो दे, डी ऑप्शन देख लेते हैं। यू कैन सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन, तुम अपने अपने एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो इसमें भी पास्ट की बात नहीं हो रही। दे मस्ट हैव ओवरलुक्ड द क्रूशियल डाटा, इसका मतलब ये है कि उन्होंने उन्होंने क्या किया होगा? यू मस्ट हैव ओवरलुक्ड द क्रूशियल डाटा, इसमें पक्का उन्होंने डाटा क्या किया होगा? पास्ट में इग्नोर किया होगा, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 में मुझे थोड़ा सा क्या लग रहा है, गड़बड़ लग रही है। शी इज एन एक्सपर्ट, अगर एक्सपर्ट ई आ रहा है तो यहां पर सी ऑप्शन भी कैसे गलत होगा? तो सी भी यहां पर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस, फॉर अ इफेक्टिव आफ्टर द लॉन्ग दिस द कमिटी रीच द, चलो देखते हैं इसको, कहीं प्रिंटिंग एरर तो नहीं हो गया, वो भी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट्स द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इसको कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट स्पीच में हमको इस क्वेश्चन को क्या करना था? कन्वर्ट करना था भाई, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम क्या करेंगे, जरा इधर देख लो, चूज द ऑप्शन, एक बार पढ़ लो उस क्वेश्चन को भाई, मैं पानी पी लेता हूं, थक गया मैं। हाँ, चूज द करेक्ट, तो यहां पर क्या हो सकता है? विल का वुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाना चाहिए, विल का वुड हो जाएगा, योर का माई हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, योर का माई हो जाएगा, तो मुझे सी ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है ना? विल का वुड हो जाना चाहिए, विल का वुड हो जाना चाहिए, ठीक है, विल का वुड हो जाएगा, योर का मी हो जाएगा, योर का मी होना चाहिए, है ना? और टुमारो का क्या हो जाएगा? टुमारो भी चेंज हो जाएगा, तो मेरे को सी ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास, ये तो हमने कर लिया ना, प्रपोजल हाउएवर, ठीक है, ये भी हमने कर लिया, आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द सेंटेंस, ये भी कर लिया हमने, ठीक है। वेरिफिकेशन ब्रिंग ईच ऑफ, ये भी कर लिया हमने सारा, ये भी कर लिया हमने, शी वाज वन द, ये भी कर लिया है हमने, ये भी कर लिया हमने, ठीक है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ, भाई ये तो सिंपल ही होगा, ये तो आपने किया ही होगा, ठीक है। इसका मुझे बी सही लग रहा है भाई, चेक कर लेना, क्वेश्चन नंबर 16 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म ए कोहेरेंट पैराग्राफ, तो यहां पर भी ये आपको लॉजिक लगाना था भाई, ये ए हो सकता है, पहले आएगा शी वांटेड टू बिकम, पहला आएगा ये, ठीक है ना, ये आएगा पहले फर्स्ट नंबर पर, शी वांटेड टू बिकम ए प्रोफेशनल डांसर, ठीक। फिर आएगा शी प्रैक्टिस एवरी डे, ये आ जाएगा शी प्रैक्टिस एवरी डे टू इंप्रूव हर स्किल्स, ठीक है। फिर आ जाएगा हर डेडिकेशन इम्प्रेस हर टीचर्स, ठीक। और फोर्थ आ जाएगा एज ए रिजल्ट शी वॉन द कंपटीशन, तो ये इसका हो सकता है 18। स्टूडेंट्स हैज, भाई देखो ना, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर, एरर आइडेंटिफाइड द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर, तो हैज नहीं होगा भाई, ये स्टूडेंट्स है तो हैज कैसे होगा? तो हैज सबमिटेड गलत है, ठीक है। चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट द सेंटेंस, शी इज प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच एंड जर्मन, इन होना चाहिए, इन फ्रेंच एंड जर्मन, ठीक है। तो ये यहां पर फिक्स प्रपोजिशन का यूज हुआ है, फिक्स्ड प्रपोजिशन, फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज हुआ है, फिक्स्ड प्रपोजिशन का यूज हुआ है। ये क्या है? प्रोफिशिएंट के साथ क्या लगेगा? प्रोफिशिएंट के साथ इन लगेगा, प्रोफिशिएंट इन, ठीक है। फिक्स्ड प्रपोजिशन का यहां पर क्या है? यूज हुआ है, तो ये हो गया 19, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कन्वर्ट्स द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट्स टुमारो, द कमिटी विल बी अनाउंस्ड बाय द कमिटी टुमारो, द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, तो इसका ऑप्शन ए हो सकता है भाई, देख लेंगे इसको एक बारी, ठीक है। तो ये है आपके पास इंग्लिश, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं या गलत हैं, ठीक है ना, क्रॉस चेक भी करेंगे।
देखते हैं कि कितने हमारे जो हैं वो क्वेश्चन क्या हुए हैं, सही हुए हैं इंग्लिश के। तो थोड़ा बहुत आपको भी पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है, ये तो चलो जी, हाँ, जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जीएस का क्वेश्चन हम देखेंगे। मैं एक बार पानी भी लेता हूं, आप देख लें। चौदह भी इंग्लिश ही हुई। अभी इंग्लिश ही की यार। है, हाँ ठीक तो हुई, अब देखते हैं आंसर। आंसर बताए तो हैं। क्या बताओ। देख तो सही, यूट्यूब पे देखा। चल, बढ़ते हैं जीएस की सेक्शन की तरफ। जीएस, आपको क्या लगता है, मुश्किल थी भाई या आसान थी? आप कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं मुझे कि जीएस का आपका किस तरह से रहा आज का समाचार। ठीक है, तो यहां पर है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। भाई ये यूक्रेन वेनेजुला ग्रीनलैंड ईरान, ये सारे न्यूज में है। ये सारे क्या है, इस समय न्यूज में थे भाई। उनके शहरों के नाम पूछे हैं आपको, किसके नाम पूछे हैं, शहरों के। तो नूक जो है वो ग्रीनलैंड का है, ठीक है ना। ठीक, तबरेज जो है वो ईरान का होना था। तबरेज जो तबरीज तबरीज ईरान का होना चाहिए था ना। तबरीज किसका था, ईरान का होना चाहिए था। जो आपका मारा कैब्यो है वो वेनेजुला का होना चाहिए था। और डोनेस्क यूक्रेन का होना चाहिए था। तो इसमें से मुझे एक ही सही लग रहा है, ओनली वन पेयर आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। What are the key components of the recently launched digital agriculture mission, digital public infrastructure DPI for agriculture? ये वाला जो मुझे लग रहा है, ये पूरा तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 एंड 3। ये है करेक्ट आंसर इसका। इसके तो तीनों सही थे भाई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ओहो, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम। ठीक है, तो आगे नहीं है, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो यहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है। स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य सही है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी राम अनुजा आचार्य सही है। तो फर्स्ट का ये था, सेकंड का 2 था, थर्ड का 3 था। फर्स्ट फर्स्ट का आई, सेकंड का 3, ये है इसका सही आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इनमें से कौन सी साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है? तो आपने ये देखना था भाई। तो ये कोई मुश्किल तो लग नहीं रहा था मुझे। आपको क्या मुश्किल लगा है तो आप जरूर बता सकते हो। ये 2016 में ही कर दिया गया था भाई। ये 2016 में ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में था। और रॉक शेल्टर 2003 में था, शायद 2003 या 2004 में था, 2003 में था। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन सा ऑप्शन सही है? ये टेंटेटिव में है, ठीक है ना। ये भी टेंटेटिव में है, ये भी टेंटेटिव में है, ये भी टेंटेटिव में है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो कहां पर है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट बढ़ते आगे। तो ये क्वेश्चन है 45, कंसीडर। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ट्राइबल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के हिस्ट्री में, अब पढ़ना तो है ही हमको। मैं फिर से कहता हूँ, वो जो वन लाइनर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मत पढ़ा करो, पढ़ा करो। पर जब आप वन लाइनर पढ़ो, उसको थॉरोली डिटेल्ड उसको पढ़ा करो, समझा करो भाई वो क्या है। ठीक है ना, तो वहीं देखो, वहीं से क्वेश्चन आ गया। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। तिलका मांझी मोबिलाइज द पहाड़िया ट्राइब टू विच ही बिलोंग्ड एंड रेडेड द कंपनी ट्रेजरी। देखो, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता लग जाएगा भाई, ये सही स्टेटमेंट है। Sidhu and Kanu Murmu formed the Santhal community, led the Santhal in the Hull rebellion.
तो ये भी सही स्टेटमेंट है। मलाती मेम ऑफ द टी गार्डन कम्युनिटी स्ट्रिक्टली अपोज्ड महात्मा गांधी। भाई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही है, महात्मा गांधी को काहे को इम्पोज करना है, तो यहां पर तो लिखा है अपोज किया है, तो ये तो गलत है, तो सामने दिख रहा है भाई, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा स्मार्टली चलना है भाई। फ्रीडम फाइटर्स की बात हो रही है ना, महात्मा गांधी को काहे को अपोज करेगा भाई वो, महात्मा गांधी प्रोमिनेंट फिगर है भाई, देश की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो लिखा है स्ट्रिक्टली अपोज्ड महात्मा गांधी। भाई महात्मा गांधी को उस समय अपोज करना, समझ रहे हो, और वो भी फ्रीडम फाइटर, तो ये मतलब ही नहीं होता। तो तीसरा ऑप्शन तो इनकरेक्ट मुझे दिख गया। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट सही है, तो मुझे तो लग रहा है 1 और 2 ओनली सही है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 1 और 2 ओनली। ठीक है, समझ गए कि नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पूना पैक्ट पहले हुआ, लॉर्ड इरविन डिक्लेरेशन पहले हुआ, या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले हुई है, तो आपको देखना है लॉर्ड इरविन डिक्लेरेशन। इसको भाई दीपावली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीपावली डिक्लेरेशन। भाई नोट्स उठाओ पढ़ो मेरे, मैंने बताया है दीपावली डिक्लेरेशन इसको कहा जाता है। भाई ये किसकी बात कर रहा था, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था ये डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रहा था इंडिया को। डोमिनियन स्टेटस मतलब आप रूल करो पर माई बाप तो हम ही होंगे। तो ये दीपावली डिक्लेरेशन है, लॉर्ड इरविन डिक्लेरेशन, और ये साल कौन सा था, 1929। ये तो 1929 में हुआ है ना, 1929 में हुआ है। और पूना पैक्ट आपका कब हुआ है, पूना पैक्ट आपका 1932 में हुआ, 1932 में हुआ। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसी के बाद हुई है 1931 में। तो अगर आप देखो तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या हो सकता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई है। एक्चुअली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हाँ 1931 में ही हुई है। तो यहां पर बोला है अरेंज देम इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो पहला आ जाएगा आपका सेकंड वाला। सेकंड वाला कहां दिख रहा है मुझे, सेकंड वाला ये ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड, सेकंड, थर्ड या फर्स्ट। तो सेकंड थर्ड फर्स्ट होगा भाई इसका। पहला क्या हुआ आपका, लॉर्ड इरविन की डिक्लेरेशन, उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद पूना पैक्ट 1932। ठीक है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, पूना पैक्ट 1932 है, ठीक है, सेकंड थर्ड और सेकंड फर्स्ट और थर्ड, सेकंड फर्स्ट और थर्ड। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज डेमोग्राफिक ट्रेंड्स। तो यहां पर देखते हैं क्या बात की गई है भाई इधर। डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम डिक्लाइनिंग डिपेंडेंसी रेशियो वर्क एज पॉपुलेशन। ये तो डिविडेंड की बात बिल्कुल सही है। Demographic winter refers to the economic and social challenging arising from an increasing working age population, decreasing old age dependency. Old age dependency की बात तो नहीं करता demographic winter। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू एंजॉय इट्स डेमोक्रेटिक डिविडेंड टिल द मिड 21st सेंचुरी एंड इट्स रियलाइजेशन डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बड़ा ही डीप क्वेश्चन पूछा है भाई इंडियन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स का। तो आपने देखो, एक आपके पास एक सिलेबस में वो था ना डेमोग्राफी, है ना, डेमोग्राफी जिसमें पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है, पॉपुलेशन किसकी कम है, ठीक है ना, लीस्ट पॉपुलस सिटी कौन सी है, वो सारा हम रट के जाते थे। बट उन्होंने इस बार ये क्वेश्चन ही चेंज कर दिया और काफी खतरनाक हमको क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछ लिया। अब जब क्वेश्चन खतरनाक पूछ लिया है तो वो सारा रह गया कि कौन सा हमने कौन सा वो पढ़ा था कि किसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो जब हमने पढ़ा ही नहीं तो फिर ये क्वेश्चन तो करना मुश्किल हो जाएगा। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि भाई आपका क्या ऑप्शन होगा, देखते हैं, हम चेक करते हैं। उससे दिख नहीं रहा था, दूर से देखना पड़ रहा है डेमोग्राफी डिविडेंड के लिए। भाई मेरे को दूसरा स्टेटमेंट गलत लग रहा है और तीसरा स्टेटमेंट मेरे को सही लग रहा है, तो इसका आंसर फर्स्ट एंड थ्री हो सकता है। अभी मैं श्योर नहीं हूं, एक बार फिर मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा। तो फर्स्ट एंड थ्री मेरे को सही लग रहा है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है भाई, वो डेथ रेशो से था, तो फर्स्ट और तीसरी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। वेटलैंड्स और स्टेट्स का नाम दिया है, कोलेरू लेक तमिलनाडु में है, नहीं तो गलत है भाई, कोलेरू लेक तमिलनाडु में नहीं है, कोलेरू लेक हमारी आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो तमिलनाडु है ये गलत है, कोलेरू लेक हमारी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कोलेरू लेक हमारी आंध्र प्रदेश में है। ठीक, कावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही लिखा है।
नंज नारायण बर्ड सेंचुरी, नंज नारायण बर्ड सेंचुरी आपकी कहां पर लिखी गई है? आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश में नहीं भाई, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में है, ये सही लिखा है। तो इसमें हमको क्या पूछा है? हाउ मेनी पेयर्स करेक्टली मैच्ड? 2 पेयर्स ओनली, 2 पेयर्स करेक्टली मैच्ड है। कौन कौन सा? तावा रिजर्वायर मध्य प्रदेश, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट। ओपन क्लासिफिकेशन पूछी है भाई। ए फॉर ट्रॉपिकल ही हो गया, ए फॉर ट्रॉपिकल ही हो गया, हमने नोट्स में भी किया है। तो एफ फॉर रेन फॉरेस्ट हो गया, यहां पर एफ है। तो ट्रॉपिकल सवाना या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मानसून या हॉट, तो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात की गई है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, एवरेज मंथली टेम्परेचर बिलो होता है 18 डिग्री सेल्सियस में। रेनफॉल ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द ईयर, ये भी आपका सही है। ह्यूमिड कंडीशन सपोर्ट डेंस एवरग्रीन, बारिश हो रही है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट तो हो गई। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसका क्या है? सही आंसर है। अब ये कोपन्स क्लासिफिकेशन है भाई, इसको पढ़ाते पढ़ाते 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला। ये है आपके सिलेबस में और आपने इसको पढ़ना था। तो यह ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाटरवेज की बात की गई है। National waterway number 2 is the Brahmaputra river stretch from Dhubri to Sadia in Assam covering about 891 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 2 की बात की है, ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है, ये बिल्कुल क्या है? सही है, ये बिल्कुल सही है। नेशनल वाटरवे 3 इज द वेस्ट कोस्टल कैनाल विच कनेक्ट्स कोलाम एंड कोटापुरम इन केरला, ये भी सही है। नेशनल वाटरवे 97 ऑन जोआरी रिवर, जोआरी रिवर तो ये तो गोवा है ना, ये तो गलत है, ये तो वेस्ट बंगाल में है, ये तो वेस्ट बंगाल में है। तो ये भी ऑप्शन गलत है। नेशनल हाईवे सुंदरबन रीजन, नहीं भाई, सुंदरबन रीजन क्या है? ये तो गोवा में होगा, ये तो गलत है। तो यहां पर 1 और 2 ओनली स्टेटमेंट्स क्या है? बिल्कुल आपकी क्या है? सही। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये जम्मू कश्मीर के सेक्शन से दिया भाई, एक ही क्वेश्चन जम्मू, मैं एक बार पानी पी लेता हूँ। अब इसको, तो हम ये देख रहे थे, जम्मू कश्मीर से पूछा है अकॉर्डिंग टू कल्हानास राजतरंगिणी आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस बतानी है भाई। तो पहले नंबर पर आ जाएगा आपका गोनंदा डायनेस्टी, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा ये आपका क्या पूछा है भाई यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू कल्हाना राजतरंगी आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछा और आपने सीक्वेंस में बताना है। सीक्वेंस में बताना है तो गोनंदा के बाद आ जाएगी, गोनंदा के बाद आ जाएगी आपके पास काराकोटा डायनेस्टी, काराकोटा डायनेस्टी। काराकोटा डायनेस्टी के बाद आ जाएगी आपकी उत्पला डायनेस्टी, उत्पला डायनेस्टी। और उत्पला डायनेस्टी के बाद आपके पास आ जाएगी लोहारा डायनेस्टी। तो ये ऑप्शन आपके पास बिल्कुल क्या है? सही। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बाहू फोर्ट इन जम्मू। बाहू फोर्ट इन जम्मू के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। द एंशिएंट बाहू फोर्ट इन जम्मू इज बिलीव टू हैव ओरिजिनली बिल्ट बाय राजा बहुलोचन, ठीक है। इट वाज रिफर्बिश्ड बाय द डोगरा रूलर्स, ये भी सही है। और बागे बाहू गार्डन भी इधर सही है। तो यहां पर क्या है? फर्स्ट, टू एंड थर्ड ओनली। नेक्स्ट, कश्मीरी आर्ट फॉर्म पूछा है। ट्रेडिशन, पहला ही वर्ड देखने से ट्रेडिशनल फोक थिएटर है। तो फोक थिएटर है तो इसका क्या, इसका जो आंसर था वो था बांड पत्थर। तो ये फोक थिएटर है तो वहां से देख के ही पता लग जाता था ये बांड पत्थर है। नेक्स्ट, निशात बाग के मुगल गार्डन में, निशात बाग लेड आउट इन द 17th सेंचुरी इज लोकेटेड डायरेक्टली अलोंग द ईस्टर्न बैंक, ये भी सही है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विद इन द शालिंग बाग पिंक पवेलियन, ये भी सही है। अच्छा वल बाग वाज नोन एज शहाबदाबाद ड्यूरिंग द मुगल इन मेमोरी ऑफ द मुगल ना, ये नूरजहां के साथ लिंक है। तो ये गलत है स्टेटमेंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 और 2 ओनली। जम्मू सिटी के बारे में बोला है, शिवालिक हिल्स बिल्कुल सही है। सराउंडेड बाई लद्दाख रेंज, ये तो गलत है। 1 ओनली बिल्कुल क्या है? सही है। नचिकाम नेशनल पार्क के बारे में पूछा है, जबरबान रेंज होगा इसका आंसर, सही है। अ सेंसस प्लान इन जे एंड के इज एम्ड एट कंजर्वेशन ऑफ विच स्पीसीज, तो यहां पर मार्कोर है इसका आंसर, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर चेनाब, चेनाब की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? ठीक है, तो तवी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, नेहरू रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो 2 और 4 ओनली इसका क्या है? आंसर है।
अब ये कंप्यूटर का है तो आगे हमने कर दिया है, तो ये हमारा समाप्त होता है। चेक कर लेना, क्रॉस चेक। आई होप आपने ये देखा होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।